अगर ईरान के साथ जंग की वजह से अमेरिका एक डेट क्राइसिस के एज पर पहुंचता है, मेरे हिसाब से तीन मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से अमेरिका ईरान के साथ वॉर अफोर्ड कर ही नहीं सकता। यूएस के पास ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए फिजिकल स्पेस ही नहीं है। इराक और सीरिया वाली जंग में अमेरिका के टैक्स पेयर्स को लगभग $3 ट्रिलियन का खर्चा आया था और ये यूएस इकोनॉमी के लिए टोटल डिजास्टर बन जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था इजराइल ईरान की जंग को और अब सीज फायर साइन भी हो गया है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मैसिव स्ट्राइक किए। 14 बंकर बस्टर बॉम्ब, टोमाहाक मिसाइल और डायरेक्ट टारगेट, फोर्दो, नतांज और इब्शान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। लेकिन मीडिया को ज्यादा फोकस इस बात पर था कि क्या अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या रिजीम चेंज ला पाएगा। सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिका फाइनेंशियली ऐसी जंग को अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली क्या अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में जा सकता है या फिर आने वाले समय में भी जा सकता है या अभी भी जा सकता है, और क्यों ट्रंप के खुद के कुछ एडवाइजर्स भी इस डिसीजन को लेकर डाउटफुल हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोर इशू की। मेरे हिसाब से तीन मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से अमेरिका ईरान के साथ वॉर अफोर्ड कर ही नहीं सकता। पहला कारण है अमेरिका की सरकार के पास अभी एक्चुअल में पैसे ही नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है अमेरिका की जो ब्रॉडर इकोनॉमी है वो किसी भी एक्सटर्नल शॉक को हैंडल नहीं कर पाएगी। और तीसरा, ये भी अनक्लियर है कि क्या यूएस के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना टाइम है, इतना पैसा है कि वो रशिया, ईरान और चाइना तीनों को एक ही साथ हैंडल कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले और ऑब्वियस इशू से। यूएस के पास ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए फिजिकल स्पेस ही नहीं है। जैसे हम पहले भी कई सारी वीडियो के अंदर आपको बताता हुआ आया हूं कि अमेरिका अभी भी काफी बड़ा बजटरी डेफिसिट जो है वो चला रहा है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो चला रहा है, लगभग $2 ट्रिलियन का, जो कि उनकी जीडीपी के 6% से भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं लगभग $1.865 ट्रिलियन, लगभग $2 ट्रिलियन का जो फिजिकल डेफिसिट है वो अमेरिका चला रहा है। ये डेफिसिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी मैसिव है। अगर मैं आपको थोड़ा कंटेक्स्ट दूं तो जो ओईसीडी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में सबसे बड़ा डेफिसिट जो है दूसरे नंबर के ऊपर अमेरिका उसके अंदर आता है। अमेरिका से आगे उसके अंदर इजराइल आपको मिल जाएगा, बट स्टिल ये पूरी की पूरी ओईसीडी कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट जो है वो अमेरिका का ही है। ये यूरोपियन यूनियन के एवरेज से डबल है और एडवांस इकोनॉमीज के एवरेज से 3 गुना डेफिसिट जो है वो अमेरिका चला रहा है। और ये डेफिसिट आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, मेनली बिकॉज ऑफ ट्रंप का सो कोल्ड वन बिग ब्यूटीफुल बिल। आपने सुना होगा वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और एलोन मस्क के बीच में कितना बड़ा झगड़ा हो चुका था। अब इस बिल को लेकर कई सारे लोग जो है वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल आगे आने वाले 10 सालों के अंदर अमेरिका में $3.1 ट्रिलियन का एडिशनल बर्डन डाल देगा, जो कि यूएस नेशनल डेट के ऊपर आएगा। ऐसे में जो कांग्रेशनल बजट ऑफिस है उनके हिसाब से ये बिल अमेरिका के डेफिसिट को जीडीपी के 7% से ज्यादा तक भी लेकर जा सकता है और 2029 में अमेरिका का टोटल डेट उस लेवल को क्रॉस कर जाएगा जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर था, और वो भी बिना किसी जंग को लड़े हुए। तो पॉइंट सिंपल है, अमेरिका ऑलरेडी एक ह्यूज और अनसस्टेनेबल डेट क्राइसिस के अंदर है और सबको पता है वॉर जो है, जंग जो है वो कोई सस्ती चीज तो होती नहीं है। ऊपर से ईरान के ऊपर कुछ बॉम्ब्स गिराकर या फिर ऐसा कुछ एक्शन लेना जो अभी अमेरिका ने हाल फिलहाल में लिया, ये ज्यादा महंगा तो नहीं होगा, लेकिन डेंजर ये है कि अमेरिका फिर से एक लंबी और रिस्की जंग में फंस सकता है, जैसे पहले वो मिडिल ईस्ट में करता हुआ आया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इराक और सीरिया वाली जंग में अमेरिका के टैक्स पेयर्स को लगभग $3 ट्रिलियन का खर्चा आया था, और अफगानिस्तान में जो 20 साल तक जंग चली उसमें लगभग $2.3 ट्रिलियन का जो बिल था वो अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स थे उनको थमा दिया गया था। पहले जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन होते थे तब अमेरिका को एक बेनिफिट मिलता था, इन्वेस्टर्स अपने पैसे रिस्की एसेट से निकाल देते थे और अमेरिका की बॉन्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे, जिससे अमेरिका को वॉर फंड करने में मदद मिलती थी। लेकिन अब आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप क्या ले आए हैं अपने साथ, वो अपने साथ एक टैरिफ की जंग ले आए हैं। इस टैरिफ की जंग के चलते टैरिफ पॉलिसीज ने अमेरिका की इमेज एक फाइनेंशियल सेफ जोन के रूप में कमजोर कर दी है। डॉलर का वैल्यू कंटिन्यूली गिर रहा है और अमेरिका के बोरोइंग जो
कोस्ट हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका को फ्लाइट टू सेफ्टी का बेनिफिट भी अब शायद नहीं मिलेगा। यानी कि दूसरी कंट्री से जब कह लो कि अगर किसी तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होती है, तो इन्वेस्टर्स जो है वो दूसरी कंट्रीज के फंड्स के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको निकालते हैं और उसको अमेरिका के अंदर लेकर आते हैं। इसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहा जाता है। अब उसका बेनिफिट भी अमेरिका को शायद नहीं मिलेगा और ये खुद एक नए तरीके का रिस्क जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए, फाइनेंसिस के लिए क्रिएट करता है। और साथ में दोस्तों, अगर ईरान के साथ जंग की वजह से अमेरिका एक डेट क्राइसिस के एज पर पहुंचता है, तो ट्रंप फिर से क्या करेंगे? वो फेडरल रिजर्व के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, जैसा वो पहले भी करते हुए आए हैं। अभी के जो फेडरल रिजर्व चीफ है, जिनका नाम है जेरोम पोवल के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। उन्होंने रिसेंटली ये सिग्नल दिया है फेडरल चीफ ने कि वो इंटरेस्ट रेट तब तक कट नहीं करेंगे जब तक उसे 100% श्योरिटी ना हो कि आने वाले समय के अंदर अमेरिका के अंदर जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो वापस नहीं आएगी। और यही रीजन है कि पॉवेल ने अभी तक इंटरेस्ट रेट कट करने से मना कर दिया है। इवन जब अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 2 महीने के फोरकास्ट से कम जो है वो आई है। बट क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि पॉवेल को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो ट्रंप के नए टैरिफ हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो उन्होंने सोचा अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और तब आने वाले समय में फैसला लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ईरान के साथ जंग होती है तो सिचुएशन और ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगी और पॉवेल और भी डिले कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। इस वजह से ट्रंप और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और हो सकता है वो पॉवेल को हटा दे और किसी ऐसे इंसान को इस पोजीशन के ऊपर ले आए जो उनकी बात माने, जो इंटरेस्ट रेट को काट दे और शायद क्वांटिटेटिव ईजिंग भी रीस्टार्ट कर दे। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो नया बंदा आए लेकर आने की कोशिश करेंगे जो पैसा छापने लगेगा और सरकार को डायरेक्ट देगा या सरकार को डायरेक्ट पैसा देगा अपनी जंग को फाइनेंस करने के लिए, बिना लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाए या बिना स्पेंडिंग कट किए। लेकिन इससे होगा क्या? जब भी ज्यादा पैसा किसी भी इकोनॉमी के अंदर छापा जाता है तो आपको पता ही होगा उस करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो डॉलर की वैल्यू और डॉलर का ग्लोबल ट्रस्ट जो होगा वो दोनों ही कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन का रिस्क जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही ले आता है हमें अपने दूसरे सबसे बड़े पॉइंट के ऊपर। अमेरिका शायद ईरान के साथ वॉर इसलिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इकोनॉमी एक और एक्सटर्नल शॉक झेल ही नहीं पाएगी। इवन अगर सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक होती है, ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो ऑलमोस्ट गारंटीड है। और अमेरिका ने ऐसा किया भी, अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर स्ट्राइक किया, ईरान ने रिस्पॉन्स दिया, ऑयल मार्केट जो थी वो डिसरप्ट हो गई। जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन 2% अचानक से 2% का जो रेट था वो ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर बढ़ गया था, जो कि 2% से 20%, 20% से 40% कब हो जाएगा, देखते ही देखते कब हो जाएगा, किसी के पास इस चीज की गारंटी नहीं है। इवन अगर सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर दोबारा स्ट्राइक की जाती है, ईरान का रिस्पॉन्स जो होगा वो ऑलमोस्ट गारंटीड होगा और ऑयल मार्केट को वो डिसरप्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वही एक मेजर वेपन है अयतुल्लाह के पास, ईरान के पास, जिससे वो यूएस को रियल पेन जो है वो दे सकता है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को वो चोक कर सकता है। ईरान अपने रिस्पॉन्स में मिडिल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक कर सकता है, जैसे उसने 2019 के अंदर भी किया था, या फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुद बंद कर सकता है। और ईरान ने ऐसी धमकी भी दी थी। खैर ईरान ने ऐसा किया नहीं, फिर ईरान ने धमकी दी थी, बोला था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद कर देंगे। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अपने सबसे संकरे पॉइंट के ऊपर ये सिर्फ 33 किलोमीटर ही चौड़ी है और जो इसकी शिपिंग लेन है वो तो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही चौड़ी है और दुनिया का 1/5 यानी कि 20% जो ऑयल है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। तो ये कितना बड़ा रिस्की ऑपरेशन हो सकता है। या फिर इसके बाद जो ईरान है वो क्या कर सकता है, वो आसपास के जो कंट्रीज है जिनके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, ऑयल पाइपलाइन है, वो उन पर भी तो अटैक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑयल मार्केट का हाल बहुत बुरा हो जाएगा और जेपी मॉर्गन के एस्टिमेट के हिसाब से ऑयल प्राइसेस $130 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जो 2022 के पीक से भी ज्यादा होगी। और ये यूएस इकोनॉमी के लिए टोटल डिजास्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही जब एनर्जी प्राइसेस स्पाइक हुए थे तब अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन जो थी वो लगभग 10% तक पहुंच गई थी। और इसके साथ एक और डेंजर भी तो है, टैरिफ का डिलेड इफेक्ट। अभी पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका की इन्फ्लेशन कम देखने को हमको मिली है, लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ टेम्परेरी है। क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ने पहले ही बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट कर लिया था, उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर ली थी और अभी तक वो ओल्ड स्टॉक जो है उसी से काम चला रहे हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक खत्म होगा
कंपनीज के जो प्राइसिंग है वो ऊपर चाहे चले जाएंगे, कंपनीज को लेकर जाना पड़ेगा और अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो वापस बढ़ने लगेगा। और उसी टाइम पर अगर ऑयल शॉक भी आ गया तो अमेरिका की इकोनॉमी को एक नहीं बल्कि डबल डबल इन्फ्लेशन का झटका लगने वाला है। और अगर तुम डॉलर की गिरती वैल्यू को भी इंक्लूड करो तो ये प्योर सीन हो जाएगा, एक ट्रिपल वैनी बन जाएगी, क्योंकि वीक डॉलर की वजह से इंपोर्ट और भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और दोस्तों अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो इकोनॉमी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक है। अगर अमेरिका ईरान के साथ वॉर में फंस गया तो उसका फोकस फिर से मिडल ईस्ट में चला जाएगा और ये चाइना जैसे रियल जियोपॉलिटिकल थ्रेट से ध्यान हटा देने वाला होगा, जिसे अमेरिका के जितने भी ऑफिशियल्स हैं अमेरिका का नंबर 1 ग्लोबल राइवल मानते हैं। चाइना ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, पर अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए रिसोर्सेज और अपना ध्यान और अपना समय जो है वो खर्च नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अटेंशन लिमिटेड है तो अमेरिका के ऑफिशियल्स कहते हैं कि यूएस को अपना मेन फोकस जो है वो कहां रखना चाहिए। उनको अपना मेन फोकस जो है वो मिडिल ईस्ट के जगह नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अटेंशन लिमिटेड है। तो अमेरिका के ऑफिशियल्स भी इसी बात के ऊपर रिलाई करते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि अमेरिका को यूरोप और मिडिल ईस्ट से ग्रेजुअली निकलना चाहिए। इसी वजह से यूएस ऑफिशियल्स पहले से ही यूएस के ईरान पर स्ट्राइक के खिलाफ रहे हैं और वो यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री एड को भी कम करने की बात करते हुए आए हैं, लेकिन क्लियरली उनकी बात जो है वो नहीं सुनी गई। अमेरिका अभी भी यूक्रेन में डीपली इन्वॉल्व है और ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार खड़ा है, दोबारा से स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार खड़ा है। और अगर अमेरिका एक टाइम पे रशिया, ईरान और चाइना से नहीं निपट सकता तो फिर मिडिल ईस्ट में लंबी इन्वॉल्वमेंट से अमेरिका को चाइना के खिलाफ जो उसका स्टांस है वो कमजोर पड़ सकता है, जिससे अमेरिका के लोग अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट मानेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ईरान के साथ वॉर सिर्फ मिसाइल और बॉम्ब गिराने का गेम नहीं है, ये एक मैसिव इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गैम्बल है। अमेरिका के पास ना तो पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी है, ना इकोनॉमी इतनी अभी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक और एक्सटर्नल शॉक को झेल सके, और ना ही वो एक साथ तीन बड़ी पावर्स रशिया, ईरान और चाइना से एफिशिएंटली निपट सकते हैं। आज की डेट में दोस्तों वॉर का डिसीजन सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं होता है बल्कि फाइनेंशियल मार्केट में, ऑयल प्राइसिंग में और ग्लोबल जो स्ट्रेटजी है उसके चेस बोर्ड के लिए भी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और यही रीजन है कि खुद ट्रंप के एडवाइजर्स भी इस वॉर के डिसीजन के लेकर डिवाइडेड चल रहे हैं। अगर अमेरिका ईरान के साथ लंबी जंग में फंस गया तो ना सिर्फ उसकी इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ेगा बल्कि चाइना जैसे रियल राइवल से ध्यान भी उसका भटक जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए और भी बड़ा रिस्क हो सकता है। तो अगले कुछ महीने क्रिटिकल होने वाले हैं, देखते हैं अमेरिका अपनी प्रायोरिटीज कैसे सेट करता है, शॉर्ट टर्म मिलिट्री एक्शन या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल किस डायरेक्शन के अंदर वो जाता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ये रिस्क लेना अफोर्ड कर सकता है? अपनी थॉट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।